जेंटलमैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मीविंग। आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के फायर एंड मूव चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख सकते हो। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के अगर इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको देखिए, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एप्रिसिएशन ऑफ ग्राउंड, जमीन का विश्लेषण। देखो, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आपको जमीन का अच्छा प्रयोग करना और जमीन का विश्लेषण करना आना चाहिए। इसके ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी भी युद्ध लड़ाई में ग्राउंड के हिसाब से फायर और मूवमेंट किया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फायर एंड मूव आपके ऑपरेशन पे, आपके ग्राउंड के टाइप पे डिपेंड करता है। ओके, खुले मैदान में कवर लेने की समस्या होती है जब भी मैदान सपाट होता है, बड़ा होता है, साफ होता है। जैसे रेगिस्तान का इलाका हो गया, लेह लद्दाख के प्लेन्स हो गए, प्लेन एरिया हो गया। ओके, तो ऐसी जगह पे कवर नहीं होते हैं, कवर में दिक्कत होती है। और बंद ग्राउंड में यानी क्लोज कंट्री में अच्छे कवर ढूंढना मुश्किल होता है, जहां से दुश्मन को आसानी से और साफ देखा जा सके और फायर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में बैठे हो आप। अब फॉरेस्ट इतना डेंस है कि आपको 20-25 पेड़ के बाद कुछ नहीं दिख रहा है कि उसके उस तरफ, उन पेड़ों के उस तरफ क्या हो रहा है। ओके, तो जब क्लोज कंट्री होती है तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि कोई ऐसा कवर ढूंढना जहां से हम दुश्मन के फायर से बच भी सके, दुश्मन की नजर से बच सके और दुश्मन के ऊपर नजर भी रख सके। ग्राउंड का सही इस्तेमाल से दुश्मन को हैरान किया जा सकता है और जान भी बचाई जा सकती है। इसलिए ग्राउंड पर एक अच्छी नजर रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड एप्रिसिएशन, या जमीन का विश्लेषण करने की क्या जरूरत होती है, या इसकी क्या अहमियत है, जमीन की क्या अहमियत है, या फिर स्टडिंग ग्राउंड, वाई स्टडिंग ग्राउंड इज इम्पोर्टेंट, कि किसी ग्राउंड को युद्ध में पढ़ना क्यों जरूरी है। ओके, ग्राउंड से दुश्मन की नजर से देखना, ग्राउंड को दुश्मन की नजर से देखना चाहिए और निम्नलिखित बातों पर गौर करनी चाहिए। यानी जब भी आप ग्राउंड में अपना ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हो तो आपको हमेशा दुश्मन की नजर से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि दुश्मन को पर्टिकुलर पोस्ट पे बैठे इस तरफ क्या दिख रहा है, उसको क्या क्या चीजें आड़ दिख रही हैं, किन चीजों पे वो मेजर टारगेट कर सकता है, कौन कौन सा रास्ता उसको विजिबल है, और हमें प्लानिंग उस हिसाब से करनी चाहिए। ओके, फायर पोजीशन हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दुश्मन को कौन कौन सा एरिया ज्यादा विजिबल है और मैं कहाँ कहाँ पे अपनी फायरिंग पोजीशंस अटेन कर सकता हूँ। ओके, आपको ऑब्जर्वेशन पोजीशंस पता होनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, आपको देखनी चाहिए कि दुश्मन को इस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीजें बिल्कुल साफ दिख रही होंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं दिख रही होंगी। जो चीज नहीं दिख रही होगी वहां से मैं उन चीजों में से किस पोजीशन से मैं दुश्मन को अच्छे से देख सकता हूँ। इस तरीके से आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना ऑपरेशन डिजाइन करना चाहिए, अपना ऑपरेशन प्लान करना चाहिए। कवर फ्रॉम फायर, फायर से बचाव की पोजीशन ढूंढनी चाहिए। कवर फ्रॉम व्यू, कवर से बचाव की पोजीशन यानी जहां से दुश्मन आपको ना देख सके, ऐसी पोजीशंस ढूंढनी चाहिए। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ सकती है मेरे रास्ते में। ओके, सेक्शन कमांडर और सेक्शन का प्रत्येक सदस्य लगातार नजदीकी कवर को ढूंढने खोजने के लिए जिम्मेदार है ताकि उस कवर का इस्तेमाल दुश्मन की फायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। सपोज आप फायर एंड मूव कर रहे हो और सपोज दुश्मन ने फायर खोल दिया किसी आजू बाजू से या कहीं से भी, या आप रेंडमली बस ऑपरेशन में जा रहे हो या किसी पेट्रोलिंग ड्यूटी पे जा रहे हो और दुश्मन की नजर में आप आ गए, दुश्मन ने फायर खोल दिया, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी न किसी कवर को ऑब्जर्व करते जाओगे, हाँ इस तरफ पेड़ है, इस तरफ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, तो जैसे ही फायर आएगा आपको आसानी होगी तुरंत कवर लेने में। ओके, तो हमेशा कवर को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। कुछ एक इम्पोर्टेंट कवर की बात करते हैं जो आपके पेपर में भी आ सकता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ एक मुख्य कवर के बारे में लिखिए, या युद्ध काल के दौरान कौन कौन से मुख्य कवर एक फौजी या एक ट्रूप की टोली प्रयोग में ले सकती है। दिखने के कवर से यह जरूरी नहीं है कि वो फायर से भी बचाता हो, हमने ये पहले भी पढ़ा है, कवर्स के चैप्टर में भी पढ़ा है। वो भी जब जब दुश्मन ने आपको देख लिया हो। दुश्मन की आसमानी और ग्राउंड की ऑब्जर्वेशन से बचना ही मुख्य है।
अगर आप दुश्मन को हैरान करना चाहते हो, देखो आप सामने से दुश्मन से बच गए, आप छुपे हुए, लेकिन आजकल मॉडर्न वारफेयर में आपको पता है ड्रोन्स है, सैटेलाइट इमेजिंग है, ओके, इन चीजों से भी बचना आपका काम है। अदरवाइज दुश्मन को पता लग जाएगा, वो आर्टिलरी को आपके कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आर्टिलरी आपके ऊपर फायर करेगा और आप गुम हो जाओगे। ओके, तो दुश्मन की ग्राउंड की एज वेल एज स्काई की या आसमान की नजर से भी बचना जरूरी है। कुछ मुख्य कवर इस प्रकार है। टूटी फूटी जमीन जिसका सही इस्तेमाल करने से दुश्मन के सीधे हथियार के फायर से बचा जा सकता है। सीधा हथियार कौन सा होता है? जो नॉन ट्राइजेक्टरी होता है। तो सपोज एक राइफल है, राइफल हमेशा सीधी गोली मारेगी, ओके, जबकि एक आर्टिलरी गन है, आर्टिलरी गन अगर इधर स्टेशन है तो आर्टिलरी गन का गोला हमेशा ऐसे पड़ता है, कभी भी इस तरीके से नहीं जाता। टैंक के गोले जाते हैं सीधे, लेकिन आर्टिलरी का गोला, मोर्टार हो गए, इनके गोले इस तरीके से जाते हैं। ओके, गहरी जमीन या सड़क, नदी या गड्ढे जो कि अच्छा कवर देते हैं, पर यह भी हो सकता है कि दुश्मन ऐसी जगह पर कड़ी नजर रखे रहा हो। ओके, मतलब क्या है, हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है कि हमें हमेशा ग्राउंड का विश्लेषण किस प्रकार से करना चाहिए दुश्मन की नजर से, कि दुश्मन को क्या क्या चीजें विजिबल है, कौन कौन सा रोड, नदी, गड्ढा, नाला उसको विजिबल है, उसके स्ट्रेट वेपन की फायर की रेंज में है। ओके, इस तरीके से हमें चीजें प्लान करनी चाहिए। ऐसी जगह पर माइन या बोबी ट्रैप भी लगाए हो सकते हैं। अगर सड़क या गड्ढे सीधे हैं तो दुश्मन सीधा फायर भी कर सकता है। ओके, झाड़ियां दिखाई देने से कवर कर सकती है, पर फायर से कवर नहीं दे सकती। खुले मैदान में दुश्मन आसानी से फायर कर सकता है। ओके, जब भी आप झाड़ियों में छुपोगे, अगर हरकत हुई तो दुश्मन को शक हो जाएगा और वो आपकी तरफ फायर खोल सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। खड़ी हुई फसल में भी दिखाई देने से कवर मिल सकता है, पर हरकत करने पर पता चल जाता है। आपको पता है अगर फसल खड़ी हुई है और उसमें कोई भी आता जाता है या हरकत करता है तो फसल हिलती है। या फिर अक्सर खेतों में पक्षी रहते हैं, जब भी आप किसी फसल से गुजरते हो तो पक्षी जैसी मूवमेंट होती है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, उस पर्टिकुलर पौधे की, तो पक्षी उधर से उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो या एस्टिमेट कर सकते हो, लगा सकते हो कि वहां पे कोई मूवमेंट है यानी कोई है। बड़े पेड़, ट्रूप्स और व्हीकल को आराम से छोटे एम्यूनिशन के आगे कवर दे सकते हैं, पर एचई यानी हाईली एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स से कवर नहीं दे सकते, जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर जवान गड्ढे खोद के ना बैठे हो और ऊपर से अच्छा कवर ना लिया हो। देखो मोस्टली क्या होता है, जब भी आप युद्ध का ऐलान हो जाता है या जब भी आप अपने एरिया में चौकसी बरतते हो या अपनी पोजीशन पे ड्यूटी दे रहे होते हो, तो आप ट्रेंच के अंदर होते हैं, किसी गड्ढे के अंदर। ट्रेंच क्या होते हैं? गड्ढे के जैसे होते हैं, प्रॉपरली ऊपर छत होती है उनके। ओके, तो अगर आप इस तरीके के एरिया में नहीं बैठे हो, इस तरीके से नहीं बैठे हो, तो जो हाईली एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन है, हाईली एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स है, वो आपको नुकसान पहुंचा दे सकते हैं। हाईली एक्सप्लोजिव मेनली एक सेक्शन में आरएल फायर कर सकता है। ओके, जो रॉकेट लॉन्चर वाला बंदा होता है उसके पास हाईली एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स होते हैं और वो हाईली एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन फायर कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास या तो एलएमजी है या फिर हमारी जो नॉर्मल असोल्ट राइफल है वो है, या फिर ग्रेनेड के लिए हमारे पास अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है। ओके, बिल्डिंग और दीवार दुश्मन के छोटे हथियारों से अच्छा बचाव दे सकती है, पर अलग से खड़ी बिल्डिंग या दीवार दुश्मन के लिए सहायक हो सकती है, क्योंकि वहां पे अगर कोई मूवमेंट होगा वो अलग से बिल्कुल नजर दिखाई देगा और देर आर ज्यादा चांसेस, ओके, चांसेस ज्यादा है कि दुश्मन वहां पे पैनी नजर लगाए बैठा हो। डेड ग्राउंड या टूटी फूटी जमीन, वो ग्राउंड जो कोई जवान अपनी पोजीशन से ना देख पा रहा हो उसे डेड ग्राउंड कहते हैं। प्लाटून और सेक्शन कमांडर को ऐसी जगह का पता लगाना चाहिए जो कि दुश्मन के लिए डेड ग्राउंड हो। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये इस तरीके की कोई पहाड़ी है, ओके, और इस पहाड़ी में यहाँ पे कोई एक अच्छा बड़ा सा गड्ढा है और दुश्मन हमारा यहाँ बैठा है। ओके, अब दुश्मन को ये डेड ग्राउंड नहीं दिख रहा है, उसको नहीं पता कि यहाँ पे कोई ऐसा गड्ढा है। ओके, तो यानी हम यहाँ पे छिप सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन सपोज हमें इस तरफ से आना है और दुश्मन यहाँ पे बैठा है।
ओके, हमें शायद डेड ग्राउंड नहीं दिख रहा हो, लेकिन दुश्मन को पता है यहाँ पे एक डेड ग्राउंड है, तो दुश्मन अपने बंदे इधर पोजीशन कर सकता है, इधर भी पोजीशन कर सकता है, या इधर भी पोजीशन कर सकता है। तो देखो, डेड ग्राउंड हमेशा अपनी पोजीशन से देखना चाहिए कि अगर मेरी पोजीशन ये है तो मेरे लिए डेड ग्राउंड अलग होगा, और अगर मेरी पोजीशन ये है तो मेरे लिए डेड ग्राउंड अलग होगा। वो ग्राउंड जो कोई जवान अपनी पोजीशन से ना देख सके। ओके, अब यहाँ पे अगर हम है तो हमें पता है यहाँ पे एक डेड ग्राउंड है, लेकिन इस पोजीशन से बैठे हमें नहीं पता है यहाँ पे कोई एक डेड ग्राउंड हो सकता है, पा रहा हो, उसे डेड ग्राउंड कहते हैं। प्लेटून और सेक्शन कमांडर को ऐसी जगह का पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये छिपने में मददगार होती है। डेड ग्राउंड सिर्फ किसी जवान की पोजीशन के ऊपर ही निर्भर करता है। हमने अभी डिस्कस किया, कोई भी ट्रूप जो कि डेड ग्राउंड के अंदर छुपा है वो दुश्मन की डायरेक्ट फायर से दूर है, पर इनडायरेक्ट फायर की रेंज में हो सकता है। इनडायरेक्ट फायर कैसे होता है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, ट्राइजेक्टरी वेपन्स, यानी अगर आर्टिलरी का फायर आता है या फिर मोर्टार का अगर फायर आता है तो उस केस में आप सेफ नहीं हो। लेकिन अगर राइफल का फायर है, एलएमजी का फायर है, एमएमजी का फायर है, तो इन फायर से आप बिल्कुल सेफ हो। ऐसी जगह का चुनाव दुश्मन आर्टिलरी और मोर्टार के लिए करता है, हमने अभी डिस्कस किया ही है। डेड ग्राउंड नजर से बचने के लिए काफी अच्छी जगह होती है, क्योंकि इससे दुश्मन का रेडार से भी बचा जा सकता है। इससे मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन को दुश्मन का रेडार भी नहीं पकड़ सकता। देखो, रेडार, कोई भी रेडार किस तरीके से काम करता है, सपोज ये रेडार है, तो रेडार क्या करता है, चारों तरफ अपनी किरणें भेजता है, वेव्स भेजता है। ओके, वो वेव किसी चीज को हिट करती है और वहां से हिट करके वापस आती है, तो ये फिर उसको रीड करता है और फिर एक ग्राफ टाइप प्लॉट करता है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ओके, सपोज एक डेड ग्राउंड है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक डेड ग्राउंड है। ओके, और दुश्मन ने रडार यहाँ पे लगा रखा है नीचे की तरफ मुंह करके, कि भाई इधर से कोई भी अगर आएगा तो रडार की रेज है वो मैक्सिमम इधर से टकरा सकती है। ओके, अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो दुश्मन की रडार भी आपको नहीं पकड़ सकती। तो इसी तरीके से आप दुश्मन की रडार से भी बच सकते हो। कॉमन मिस्टेक, कुछ एक सामान्य गलतियां जो ग्राउंड में कोई ट्रूप्स कर सकता है। ओके, इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऐसी सामान्य गलतियां लिखिए जो एक सेक्शन के ट्रूप्स या किसी भी फायर यूनिट के ट्रूप्स फायरिंग के दौरान या युद्ध के दौरान कर सकते हैं। ग्राउंड का गलत इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है और दुश्मन को हैरान भी नहीं किया जा सकता। कुछ गलतियां इस प्रकार है, ट्रूप्स द्वारा लापरवाही, जैसे कि मैप को खुले में खोलना, आवाज करना, शोर हल्ला गुल करना, इससे आप अपनी पोजीशन जाहिर कर देते हो, दुश्मन अलर्ट हो जाता है और बेटर प्रिपेयर्ड होता है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। दुश्मन की नजर के एरिया में फालतू की हरकतें करना, किसी अलग से खड़े पेड़, झाड़ी या झोपड़ी में छुपना, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। जो अलग थलग जगह होती है वो दूर से ही अलग नजर आ जाती है, वहां पे अगर कोई हरकत भी होती है तो आपकी अटेंशन को ऑटोमेटिकली कैच कर लेती है, ऑन द स्पॉट कैच करती है। ओके, आपने ये कभी देखा भी होगा, अगर सपोज आप राजस्थान में हो, किसी रेगिस्तान में घूमने गए हो और वहां पे एक पेड़ है, तो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से उस पेड़ के ऊपर नजर रख सकता है और उस पेड़ पे अगर कोई भी हरकत होती है तो आसानी से नजर आ सकती है। ओके, तो इसीलिए अलग थलग जो भी चीजें हैं, झाड़ी है, पेड़ है, झोपड़ी है, उनमें कभी भी कवर नहीं लेना चाहिए, उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। ओके, मतलब छिपने के लिए उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसी जगह रुकना जिस पर दुश्मन की विशेष तौर पर नजर हो, खुले मैदान में कहीं पे रुक जाना। ओके, या फिर आपको पता है सामने पहाड़ी पे दुश्मन है, रोड पे खड़े होके कहीं पे रुकना, या मतलब खुली जगह में रुकना। ओके, चलने में अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन कार्रवाई करना, बातचीत करना, कमांडर का आदेश ना मानना, दुश्मन की हवाई नजर से बचाव में फेल होना। ओके, सपोज ड्रोन्स की नजर से फेल हो गए आप, या सैटेलाइट इमेजिंग, खैर सैटेलाइट इमेजिंग से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन ड्रोन से काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो यूट्यूब पे देखी हो तो उसमें हमारे जो पैरा स्पेशल फोर्सेज के ट्रूप्स थे, कमांडोज थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक करने पाकिस्तान में गए थे, तो उस समय एक ड्रोन उड़ा था
तो उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ थे, पेड़ की ट्रंक को हग कर लिया था। ओके, कि पेड़ की ट्रंक के साथ खड़े हो गए थे, उनको उनके मतलब हग करके, उनको झप्पी पा गए, उनको मतलब हग करके बेसिकली पेड़ के साथ खड़े हो गए थे। इससे क्या हुआ था, जो ड्रोन्स ऊपर से गए थे तो पेड़ की जो कैनेपी है, यानी पेड़ का जो जस्ट वेट फॉर वाइल, सपोज ये एक पेड़ है तो इसको बोलते हैं पेड़ की कैनेपी, जो पेड़ की छतरी है। अगर आप इस ट्रंक को हक करके खड़े हो, ओके, तो आपको कैनेपी ढक लेगी, तो ऊपर उड़ रही चीज को ये नहीं पता लगेगा इस कैनेपी के नीचे कोई इंसान भी खड़ा है। तो इस तरीके से आपको आसमानी आड़ से भी अपनी सुरक्षा करनी होती है। मैप और एयर फोटोग्राफ। मैप और आसमान से लिए फोटोग्राफ से ग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। आसमान से ली गई फोटो के फायदे और नुकसान इस प्रकार है। फायदे, ये अप टू डेट होते हैं। अगर कोई भी फोटो आपने ऑपरेशन से 1 दिन 2 दिन पहले लिया तो वो अप टू डेट होगा ऑब्वियसली। इनमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं, मैप के मुकाबले इनमें ज्यादा डिटेल्स होती है। मैप पे आप देखोगे सिर्फ सिंबलाइज होते हैं, वो भी एक प्रोमिनेंट मार्क सिंबलाइज होते हैं। कोई गांव में मंदिर है और जिस दिन सर्वे हुआ है अगर उसके बाद कुछ बना है तो वो मैप पे मेंशन भी नहीं होता है। जगह का सही साइज और शेप बताते हैं फोटोग्राफ से, ये फायदा है। स्टीरियोस्कोप की मदद से ग्रेडियंट बताते हैं। ओके, स्टीरियोस्कोप क्या होता है? स्टीरियोस्कोप में क्या करते हैं, हम एक ही जगह के 2 फोटो ले लेते हैं। ओके, तो और फिर स्टीरियोस्कोप में रख के दोनों को एनालाइज करते हैं। एक ही जगह के 2 फोटो, बस थोड़ा थोड़ा स्लाइड सा एंगल डिफरेंट कर लेते। अगर हमने यहां से इसका फोटो लिया तो यहीं से थोड़ा सा इधर। ओके, यानी सेम जगह का हमने 2 अलग अलग फोटो ले लिए और फिर उनको हम कंपेयर करते हैं और उनके अंदर डिटेल्स, गहराई खोजने की कोशिश करते हैं, ग्रेडियंट खोजने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस खोजने की कोशिश करते हैं। इससे हमें और ज्यादा डिटेल्स पता लगती है एक चीज के बारे में। इनके नुकसान क्या है? पूरा भौगोलिक कवर मुश्किल है, ऑब्वियस ही बात है। फोटोग्राफ किसी पर्टिकुलर एरिया को ही डिनोट कर सकता है, वेयर एज मैप एक बहुत बड़े एरिया को छोटे से पेपर पे भी डिनोट कर सकता है। बनाना काफी कीमती है, ऑब्वियस सी बात है। आपको एयरफोर्स की मदद चाहिएगी या ड्रोन्स की, अब तो ड्रोन्स आ गए खैर, या आपको सैटेलाइट्स इमेजिंग की मदद चाहिएगी, फिर वो ड्रोन जाएंगे, वो कैमरा चाहिएगा, तो इससे वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। स्केल का फर्क पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, किसी परफेक्ट स्केल पे नहीं होता, वो रैंडम क्लिक्स होते हैं। ऊंचाई के बारे में नहीं बताया जाता। ओके, कोई भी फोटोग्राफ में आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये पर्टिकुलर झोपड़ी कितनी ऊंची है, ये पर्टिकुलर पहाड़ी की हाइट कितनी हो सकती है, ये जंगल कितना गहरा हो सकता है। हम बस ये पता लगा सकते हैं इस तरीके का जंगल है, यहाँ पे ये पोजीशंस है। डिटेल्स हो सकती है लेकिन हाइट के बारे में डिटेल एब्सेंट होती है। एयर फोटोग्राफ के द्वारा दी गई केवल टोपोग्राफिकल जानकारी समझने की जरूरत है। एयर फोटोग्राफ से क्या होता है, हमें टोपोग्राफी समझ में आ जाती है। सपोज कहीं पे नए पेड़ उग गए हैं, ओके, या कोई जमीन पहले मैप में हो सकता है मेंशन होगी ये जंगल है लेकिन अभी वहां से पेड़ काट दिए हो, तो जो टोपोग्राफिकल है यानी जो सतह पे चीजें हैं उनकी अच्छी जानकारी मिलती है। मैप की थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ने रटने में कम समय लगाना चाहिए और मैप रीडिंग की प्रैक्टिस में ज्यादा समय या ध्यान देना चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास और प्रोटेक्टर के इस्तेमाल में सभी कमांडरों को महारत हासिल होनी चाहिए। नेविगेशन एक विज्ञान है, एक अधिकारी को अपने कंपास पर पूरा विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह केवल अभ्यास के साथ आता है। ओके, बेसिकली आपको अपने मैप पे, कंपास के इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उसके ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो जैसे कि आप अपनी राइफल पे करते हो। तो इसी तरीके से आपको इन चीजों पे विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास कब कायम होता है, कब बिल्ट होता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। यानी मैप रीडिंग की ग्राउंड में प्रैक्टिकल तौर पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से आसानी से मूव हो सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको कुछ मदद हुई होगी, आपके कुछ नए नोट्स बिल्ड हुए होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिग्निफिकेंट चैप्टर है, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन आता है।
तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, अपने खुद के नोट्स पढ़िए, इन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके बार बार देखिए, या इनमें से अपने नोट्स बना लीजिए, या आपके पहले से नोट्स है तो इनमें से जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। बुक्स पढ़िए, ओके, अपने पीआई स्टाफ से क्वेश्चन करिए, एएनओ साहब से क्वेश्चन करिए, सीनियर से डिस्कस करिए, लेकिन पढ़िए, तभी आप ए ग्रेड अच्छे से स्कोर कर पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।